हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज जो है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की आज हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस चैप्टर which are worth explaining. So if I talk about all these things, students, then first of all I should tell you that what are the what will be the learning objectives of the entire chapter, कि क्या क्या इसके जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी का मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन स्केर्सिटी एंड देन इकोनोमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होगा, और यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे, और माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि इकोनॉमी स्केर्सिटी है, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पर पूछी जाएंगी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी 3 या 4 मार्क्स का आता है। अदरवाइज आपका मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस जो है यहाँ पर आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इवन बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, दैट हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ जो हैं उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली ही हैड रिटन अ बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में जो है उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने बेसिकली जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो हमें दिया था। इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में होता क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू स्टूडेंट्स की सबसे पहली जो डेफिनेशन हमें दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने हमें जो है सबसे पहले डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उसको हम बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। उन्होंने जो है वेल्थ डेफिनेशन दी थी, लाइक ही हैड एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। आगे की स्लाइड्स में आपको पता लगेगा, जिसमें वेल्थ के ऊपर ज्यादातर उन्होंने फोकस किया कि इट्स ऑल अबाउट वेल्थ, कि अगर पैसे से रिलेटेड है तो इट्स इकोनॉमिक्स। सो कोई भी चीज अगर पैसे से रिलेटेड है तो वो इकोनॉमिक्स है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आज के टाइम में अगर कोई सॉन्ग बनता है एडम स्मिथ की डेफिनेशन के लिए, तो वो सॉन्ग होता क्या पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। सो बेसिकली दिस सॉन्ग इज यू कैन से डेडिकेटेड टू एडम स्मिथ बेसिकली। सो ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट पैसा, ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट वेल्थ, एंड इसलिए उसको वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। इसके बाद टाइम थोड़ा बदला, कुछ इसमें जो लूप होल्स निकाले गए डेफिनेशन में जो एडम स्मिथ ने दी थी, और उसके बाद हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, दैट इज वेलफेयर डेफिनेशन, जो हमें मार्शल ने दी थी। सो मार्शल ने कहा इट्स नॉट लाइक दैट कि व्हाटएवर व्हिच इज रिलेटेड टू वेल्थ इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, जो लोगों के वेलफेयर से रिलेट करती है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो स्केर्सिटी डेफिनेशन आती है। अब स्केर्सिटी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमें लायनल रॉबिन्स ने जो है, एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने हमें स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी थी कि वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। एंड वहां पर जो चॉइस की डेफिनेशन भी बोला जाता है, इसको स्केर्सिटी की डेफिनेशन भी बोला जाता है। सो वी नीड टू मेक चॉइसेस आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमें क्या चीज पहले करनी है और क्या चीज बाद में। देन आजकल जो है बेसिकली अगली डेफिनेशन पे जो काम चल रहा है वो है प्रोफेसर पॉल एंथनी सैमुअल्सन। सैमुअल्सन कहते हैं कि रिसोर्सेज को इंक्रीज कैसे किया जाए, उनको बढ़ाया कैसे जाए, रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सैमुअल्सन टोल्ड अस। एक करके जो है वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द डेफिनेशंस ओवर हियर। सो वेल्थ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वेल्थ डेफिनेशन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच इज रिलेटेड टू वेल्थ। जो वेल्थ से रिलेट करता है उसको हम जो है इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कैर्सिटी की डेफिनेशन आई हमारे पास, जो लायनल रॉबिन्स ने दी थी हमें। वेलफेयर की डेफिनेशन वैसे इससे पहले थी, बट यहाँ पर हम स्केर्सिटी की डेफिनेशन पहले ले रहे हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट भी है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बांटना, एक तरीके से रीअलोकेट करना इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ से हमें 2 चीजें पता लगी कि रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी कि यूज 1, यूज 2, यूज 3, यूज 4, जैसे कि ट्रीज हैं, तो ट्रीज से हम जो विंडोज, डोर्स, इस तरीके की चीजें बना सकते हैं, तो उसमें से कौन सी हमारी प्रायोरिटी है, दैट इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड। सो स्केर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लायनल रॉबिन्स, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स जो होती हैं उनके प्रेजेंस में लिमिटेड रिसोर्सेज के रिलेशन में उसको कैसे यूज किया जाए, एंड रिसोर्सेज हैव देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब यहां पर जो है बेसिकली पॉल सैमुअल्सन ने बेसिकली जो डेफिनेशन दी थी वो भी हम मतलब वो इतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल डेफिनेशन ओवर हेयर कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो अगर नॉर्मल टर्म्स में अगर हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें, जो मैं डेफिनेशन बच्चों को कहता हूं लर्न करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर in which limited resources are allocated in such a manner, इस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है that a consumer can get maximum satisfaction, एक कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, a producer can get maximum profits, एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, and a society can get maximum social welfare, एक सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम हो सके। दैट इज व्हाट वी यू नो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन इकोनॉमिक्स। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जो डेफिनेशंस हैं हो सकती हैं, दी हुई हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, एक सोशल साइंस होता है जिसमें स्टडी करते हैं सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। किसी ने समझाया है कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से बोला जाता है, विच हेल्प्स अस टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द हेल्प ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। रिसोर्सेज बेसिकली एंड्स यानी कि हमारी वांट्स और मीन्स यानी कि रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये जो डेफिनेशन है लायलन रॉबिन्स ने जो है बेसिकली दे रखी है। और इसके बाद किसी ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, कि स्केर्सिटी के प्रेजेंस में चॉइसेस हम मेक करते हैं। वांट्स हमारी जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो लिमिटेड हैं। सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट विद अस इज चॉइसेस, हमें जो है चॉइसेस करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स की व्हाट इज इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम होता है which provides people the means to work and earn a livelihood या फिर living, जिसमें लोग जो है काम करते हैं और अपनी लिविंग अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेज, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, कोई भी चीज है, ये कलेक्टिवली जो है इकोनॉमी कहलाती हैं और ये यूनिट्स जो है बेसिकली लोगों को इनेबल करती हैं कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमी। सो इकोनॉमी, इफ यू डिफाइन इकोनॉमी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स मींस टू वर्क एंड लाइवलीहुड टू इट्स पीपल। इसके बाद बात करें, हमारे पास आता है स्केर्सिटी। व्हाट इज स्केर्सिटी? स्केर्सिटी का मतलब होता है कि जब आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा है आपकी सप्लाई से। सो whenever demand is more than supply, that is what we call scarcity। तो यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है कि scarcity refers to limitations of supply, limitation of supply in relation to demand of a commodity। किसी भी commodity की जब सप्लाई की जो है लिमिटेड हो जाती है सप्लाई, डिमांड जो है उसकी ज्यादा हो जाती है उसके रिलेशन में, तो उसको हम बोलते हैं scarcity। सो यू कैन सिंपली डिफाइन दैट इट इज अ कंडीशन व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई ऑफ द commodity, बट उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू जो है जरूर होना चाहिए उस कमोडिटी का। इसके बाद बात करें रीजंस बिहाइंड स्टडीइंग इकोनॉमिक्स की, अब ये जो है स्केर्सिटी ही उसका रीजन है, बिकॉज इट इज द रूट कॉज। ये रूट कॉज है, अगर ये नहीं होता तो इकोनॉमिक्स ही नहीं होती। दिस इज द रूट कॉज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये बेसिक प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, स्केर्सिटी, क्योंकि चाहे वो किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे आप रिच हैं, चाहे आप पुअर हैं, किसी भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी से आप या कोई भी इकोनॉमी बच नहीं सकती है।
Then we talk about economic problem. So what is economic problem? It is a problem of choice basically. So whenever we talk about economic problem, it is a problem of choice. Why it is a problem of choice? Because it arises because of scarce resources in relation to unlimited wants. यानी कि हमारी जो resources हैं वो limited हैं और हमारी wants जो हैं वो unlimited हैं. That is why we need to make choices. यानी कि आपकी जैसे कि इनकम की बात कर लीजिए, इनकम जो है आपकी जो है वो लिमिटेड है, जबकि उसमें जो सेटिस्फाई करनी है आपको अपनी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फूड, शेल्टर, क्लोथ के बाद आपकी जो है क्या रिक्वायरमेंट है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव चॉइस. रिसोर्सेज से आप जो है ऑल्टरनेटिव चॉइसेस मेक कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्सेज का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे आपको स्लाइड्स और स्मार्ट आर्ट दे रखी है, मैं इसको और थोड़ा एलैबोरेटेड तरीके से आपको समझाऊंगा. Economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. Economic problem क्या है? It is a problem of choice जिसमें involve होती है satisfaction of unlimited wants, कि आप unlimited wants को कैसे satisfy करें अपने limited resources से जिनकी alternative या जिनके alternative uses अवेलेबल हैं, पॉसिबल हैं. ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी अलग अलग तरीके से जिनको यूज किया जा सकता है. अब यहां पर है रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. रीजंस क्या है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो कम है. किसके रिलेशन में कम है? बेसिकली ह्यूमन वांट्स के रिलेशन में कम है. यानी कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. और इन रिसोर्सेज के बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल हैं, यानी कि इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है. लेकिन एक यूज जो कौन सा यूज जो है जिसमें यूज किया जाएगा इनको, ये आपको डिसाइड करना है. बिकॉज एक बार यूज कर लिया तो रिसोर्सेज वापस नहीं आने वाले. तो रीजंस क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या ऐसे रीजन हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? सो 3 मेन रीजंस होते हैं. मैंने आपको पीछे स्मार्ट आर्ट से ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं, आप बता दिया है आपको. तो यहां पर हम जो है बात करेंगे अनलिमिटेड वांट्स सबसे पहले. सो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. एज वी सेटिस्फाई वन, मैनी मोर न्यू वांट्स क्रॉप अप. बेसिकली एक वांट को सेटिस्फाई करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे तीसरी, चौथी, पांचवी, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन. So this is why, or that is why it is said that wants are not only limited but recurring in nature. एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी. So also with the development of education, knowledge, scientific advancement, wants goes on increasing. कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हमेशा अगर कोई पैदल चल रहा है तो वो चाहेगा कि मेरे पास साइकिल हो, साइकिल वाला चाहेगा. मोटर बाइक हो, मोटर बाइक वाला चाहेगा. कोई छोटी मोटी कार हो, जिसके पास छोटी मोटी कार होगी वो चाहेगा कि लग्जरी कार होगी, लग्जरी कार वाला चाहेगा एरोप्लेन हो. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉन्ट्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं. नाउ ह्यूमन वॉन्ट्स डिफर इन प्रायोरिटीज. ऑल वॉन्ट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर मोर इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसी जो है नीड्स होती हैं, वॉन्ट्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड अदर्स आर लेस इंपॉर्टेंट, जबकि कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि मेरे पास अगर कोई एक 10 लाख की गाड़ी है और मैं 50 लाख की गाड़ी या 1 करोड़ की गाड़ी खरीदना चाहूं तो वो मेरे लग्जरी है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो नेसेसिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, लग्जरीज कम इंपॉर्टेंट होती हैं. सो मैन कैन सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रायोरिटीज, कि क्या उसकी प्रायोरिटी है. अब किसी रिच पर्सन की प्रायोरिटी हो सकता है कि 1 करोड़ की गाड़ी हो, लेकिन एक पुअर की प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करे. नेक्स्ट पॉइंट, वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वॉन्ट्स हैं हमारी वो अनलिमिटेड हैं, एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर बेसिकली लिमिटेड. सो इफ रिसोर्सेज कुड हैव बीन अनलिमिटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स, देयर वुड हैव नो सेंट्रल प्रॉब्लम. अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते और वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं तो शायद ये प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती. बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है. दैट इज द एग्जिस्टिंग ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, या जो एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर इनएडिक्वेट टू द नोन डिजायर्स ऑफ इंडिविजुअल्स. दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है. इसके बाद अगर हम बात करें सो ऑफ स्केर्सिटी विच इज द बेसिस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, और यहां पर ये प्रॉब्लम जो है स्केर्सिटी को इंक्रीज करती है, जो कि बेसिकली सारी समस्याओं की जड़ है, बेसिकली द रूट कॉज. स्केर्सिटी नहीं होती तो फिर शायद हम इकोनॉमिक्स को ही स्टडी नहीं करते, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पर्टिकुलर थिंग.
ऑल्टरनेटिव यूजेस की बात करेंगे, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज को एक 1 यूज, 2 यूज, 3 यूज, 4 यूज, अलग अलग उसके यूज हो सकते हैं। आप कहाँ कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस बेसिकली। उसके जो है अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे कि इनकम का मैंने एग्जांपल दिया कि फूड, शेल्टर, क्लोथ के अलावा और क्या सारी चीजें होंगी जिन पे आप उसे खर्च करेंगे, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूं, ऑल्सो द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर मोर देन वन यूज। एक ही रिसोर्स को आप अलग अलग यूजेस, अलग अलग जो है नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड कैन बी यूज फॉर फ्यूल, हाउस कंस्ट्रक्शन एंड मैनी अदर यूजेस। तो अलग अलग यूजेस होते हैं उसके, जिसको हम ऑल्टरनेटिव यूजेस या डिफरेंट यूजेस बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब डिफरेंट यूजेस भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि जो ट्री है, बेसिकली हमने ट्री को एक रिसोर्स लिया है यहां पर, तो आप उसका बेड बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं और फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो अभी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप शायद नीचे बैठ के भी पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर बनाना जो है, पेपर का बनना जो है आपके लिए वहां पर ज्यादा जरूरी है। तो यूज वन ये हो जाएगा। इसके अलावा डेस्क जो है, डेस्क के लिए आप जो है दूसरा आपका यूज होगा। फिर शायद विंडो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और ये प्रायोरिटीज़ जो है हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। तो मेरे लिए शायद ये प्रायोरिटी है, मैंने रैंक दे दिया इनको, और ऑल्टरनेटिव यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं किस किस तरीके से इनको यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप अपनी इनकम के बारे में ऐसा कुछ कर सकते हैं। रिसोर्स है इनकम एक तरीके से, और ये सारे उनके वेरियस यूजेस हैं। तो आप फूड के लिए यूज कर सकते हैं इनकम को, जो करते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ तो हमारा बेसिक यूज है। यूटिलिटी बिल्स, आपको बहुत सारे बिल्स पे करने पड़ते हैं, उसी से सेव करना है, उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी से LIC का प्रीमियम पे करना है, उसी से मेडिक्लेम पे करना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे यूजेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बेसिकली एक कमोडिटी किस किस तरीके से यूज की जा सकती है, कितना ऑल्टरनेटिव यूजेस उसके हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट आर्ट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज या इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि कॉशियसली रिसोर्सेज को यूज करना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया रिसोर्सेज पहले से ही जो है वो लिमिटेड होते हैं। So it means to utilize the resources in best possible manner. Best possible manner में आप अपने resources को use करें। क्यों use करें? Because resources are put to different alternatives. So by economizing of resources, we do not mean to save the resources, rather to utilize them in the best alternative. कि उसको best alternative में use करना, कि उसको अच्छे से use करना, wastage ना होने देना। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं to make the optimum use of the resources. When we talk about optimum use, we are talking about optimizing of resources basically. So जब उसको अच्छे से यूज करें, तरीके से यूज करें, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करें, so that आपको जो है प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, किसी भी इकोनॉमी को ना आए, और हर कोई इकोनॉमी जो है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ही करना चाहेगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से, ये काफ़ी बार आपके, हर बार आपके पेपर में आएगा ही आएगा, पूछा जाता ही जाता है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है किसी भी इकोनॉमी की, देखिए इकोनॉमी चाहे मैं बात करूं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करूं तो कैपिटल इकोनॉमिस्ट को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो किसी भी इकोनॉमी हो, चाहे सोशल हो, कैपिटलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, हर एक इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम बेसिकली फेस करनी पड़ती हैं। सो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है? सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं दैट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। पहली प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से, क्या पहली चीज तो क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए। सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। दूसरी इसकी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये जो है बेसिकली प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की। तीसरी प्रॉब्लम की बात करूं तो तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक इकोनॉमी फेस करती है, और तीन तरीके की प्रॉब्लम्स यहां पर आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। काफी बच्चे ये हाउ मच क्वांटिटी वाला सेक्शन जो है नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, जरूर लिखा कीजिए। हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं बात करूं पहली प्रॉब्लम की, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली होता क्या है समझने की कोशिश कीजिए।
every economy has to face this problem and has to decide what goods should be produced with the limited resources and in what quantities. So basically हर एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है. पहले तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स कहिए आप, उसके बाद डिसाइड करना होता है कि उसकी क्वांटिटी क्या होगी. सो यू नीड टू मेक चॉइसेस, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यू कैन से गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच एन इकोनॉमी नीड्स टू प्रोड्यूस, एंड देन द क्वांटिटी व्हिच द इकोनॉमी नीड्स टू प्रोड्यूस. सो इट हैज टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. अब दो गुड्स यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास. पहला जो है वो है कैपिटल गुड्स. आप प्रोड्यूसर गुड्स, आप प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिनको प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है. कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स सेम चीजें हैं, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, प्लांट्स एटसेट्रा. और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर गुड्स. अब कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, जो कंज्यूमर के यूज के लिए होते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, एग, मिल्क एटसेट्रा. सो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया जाए. तो मैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ये कि आप रोटी खाएंगे या सब्जी खाएंगे, और अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ऑब्वियसली इससे मजेदार बात क्या हो सकती है. तो यहां पर बेसिकली जब भी कोई इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है तो कैपिटल और कंज्यूमर दोनों गुड्स प्रोड्यूस करती है. तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यहां पर कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करने हैं और कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करने हैं, या फिर जो है प्रोड्यूसर गुड्स भी प्रोड्यूस करने हैं. तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज. फिर से वही स्केर्सिटी वाली प्रॉब्लम यहां पर आ गई है. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और अगर आप एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं. मतलब एक का प्रोडक्शन अगर आपने बढ़ा दिया तो दूसरी का प्रोडक्शन आपको जो है कम करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कमोडिटीज ऑफ वन कमोडिटी बेसिकली. It means that you need to reduce the production of other commodity because resources are limited and wants are unlimited. Resources limited हैं और उनको जो है, अगर आप जैसे मान लीजिए आप जो है पेंसिल और इरेजर दो कमोडिटीज बना सकते हैं रिसोर्सेज से. अगर आप पेंसिल ज्यादा करेंगे या पेंसिल ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बनाना चाहेंगे, तो इरेजर कम करना पड़ेगा, और अगर इरेजर्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहेंगे तो आपको पेंसिल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं वापस, दैट इट हैज टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस सिविल गुड्स. अभी एक और एग्जांपल है कि या तो आप सिविल गुड्स प्रोड्यूस कीजिए या फिर आप डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस कीजिए, यानी कि वॉर टाइम गुड्स या पीस टाइम गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट of goods, economy has to decide whether to produce comforts, luxuries और necessities. तो ये तीन अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं कि कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स, सिविल गुड्स या फिर डिफेंस गुड्स यानी कि पीस टाइम या बेसिकली वॉर टाइम गुड्स, या फिर इस तरीके से कंफर्ट, नेसेसिटीज या लग्जरीज, कौन से गुड्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, whether economy should produce butter or tanks. In case of more tanks, some resources will have to be diverted from butter. डेफिनेटली दो चीजें हैं, बटर है एक तरफ हमारे पास और दूसरी तरफ टैंक्स हैं. अगर आप टैंक्स को भी ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद लेस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस बटर. तो फिर से वही चीज आ गई है कि एक का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. तो अगर मान लीजिए आपकी लड़ाई हो रही है किसी कंट्री के साथ, तो टैंक्स का आप प्रोडक्शन जो है बेसिकली बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि बटर का आपको प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा, यानी कि बटर का जो प्रोडक्शन है आप ज्यादा नहीं करना चाहते. सो इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी वुड बी डिक्रीज्ड, या रिसोर्सेज वहां से हटा लिए जाएंगे. दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस इन व्हाट टू प्रोड्यूस. सो क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस क्वांटिटी में. देन वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. इसके बाद उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड की जाती है, करी जाती है. वी आर हैविंग दिस सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. अगेन ये सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, स्केर्सिटी की वजह से अराइज होती हैं. अब बात करें हाउ टू प्रोड्यूस की, तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक. पिछली प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से थी, उसकी क्वांटिटी से थी. यहां पर ये टेक्निक से रिलेट करती है. सो यहां पर टेक्नोलॉजी हमें डिसाइड करनी है which is to be used for production of goods and services. So there can be more than one possible ways to produce the goods. किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज्यादा तरीका हो सकता है, and it has to decide whether to use capital intensive technique. तो पहली टेक्निक आपके पास आ गई CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी टेक्निक आ गई LIT यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक. आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक इन विच मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन इज देयर. सो यहां पर कैपिटल ज्यादा यूज होती है,
लेबर कम यूज होती है, और ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि आपके पास किस चीज की जो है अबंडेंसी है। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल ज्यादा यूज कीजिए, अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो लेबर ज्यादा यूज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां पर इट इंक्रीजेज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बट इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो आप कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है, तो मोर कैपिटल एंड एल को लेबर को एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है। मोर कैपिटल लेस लेबर दैट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, बट इट डिपेंड्स कि मैंने कहा कि आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की इकोनॉमी है। उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आप सीआईटी यूज करेंगे या एलआईटी यूज करेंगे, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं। क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेसिकली? So labor intensive technique is that technique in which more labor and less capital in the form of machines basically is used. यानी कि मशीन्स वगैरह कम यूज की जाती हैं जबकि लेबर जो है ज्यादा यूज की जाती है। सो इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है, बट इट रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ा देती है। लेबर जो है मैन्युअली प्रोड्यूस करती है, कम प्रोडक्शन हो पाएगा। मशीन्स जो है रेगुलरली प्रोड्यूस करती रहती हैं, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है राइज हो जाएगी। सो अब यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि बेसिकली हमें जो है किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इन इंडिया एलआईटी इज प्रेफर्ड ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लेबर, लेबर यहां पे ज्यादा है तो इंडिया में एलआईटी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। वेयर एज कंट्रीज लाइक यूएसए, इंग्लैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं and capital is available there in abundance, so due to shortage of labor and abundance of capital, developed countries will be using CIT, capital intensive technique, whereas underdeveloped and developing countries will use more labor, less capital, because they in underdeveloped and developing countries labor is there in abundance but there is a shortage of capital. So this is how we can decide how to produce students. So it is basically selection of technique which we use for production of goods and services. Let's move back to the third problem, that is for whom to produce, which is a problem of distribution of income. So for whom to produce, क्या इसमें डिस्कस करेंगे हम? कहते हैं goods and services are produced for those who have capacity to buy them, कि जिनकी कैपेसिटी है बाय करने की गुड्स एंड सर्विसेज, उनके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं। कैपेसिटी टू बाय जो है वो डिपेंड करती है इनकम पे, कि किसको कितनी इनकम मिली है। So more income means more capacity to buy and less income means less capacity to buy. So problem for whom to produce amounts to the problem of distribution of income. ये distribution of income पे depend करती है among income earners. So income earners कौन होते हैं? Basically factors of production, यानी कि land, labor, capital and entrepreneur. तो land को जो है basically जो है rent मिलता है, land labor को जो है basically wages मिलते हैं, कैपिटल को जो है इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई कमोडिटी बनाई, अब उस 100 रुपए की कमोडिटी में लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है, उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको जो है यहां पर बेसिकली वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिल जाते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो है उनकी इनकम जो है वो डिसाइड की जाती है, उनकी परचेजिंग पावर डिसाइड की जाती है। सो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर and less rich or more rich and less poor. So basically we need to produce the goods and services in such a manner that all the people would be able to satisfy their needs. तो बेसिकली हर तरह के, हमारे पास नैनो भी अवेलेबल है जो आप 1.5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, और हमारे पास फरारी और मस्टैंग जैसी कार्स भी हैं जो करोड़ों में बिकती हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक चॉइसेस हियर। और ये नैनो वो खरीदते हैं जो इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर पाते, और महंगी कार वो अफोर्ड करते हैं जिनके पास बेसिकली इनकम ज्यादा होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है ये कि किसके पास कितनी इनकम है, एंड किसके पास कितनी इनकम होगी, ये उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने कितना जो है कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।